ठीक, तो समझाते चलते हैं। तो प्राची स्टार्ट कर लीजिए भाई। यस सर। भैया हल्ला मत कर रहे हो, यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। देखो बेटा क्या करना है, बीकर लेना है 200 ml का। कौन है भाई? ऐसे कौन करता है अंजलि? मतलब हल्ला मत करो, बोले दरवाजा खोल देंगे। अरे लॉक मत करो। एक चीज यहाँ पर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे भाई, यहाँ पर जब भी हम वाटर शब्द का यूज करेंगे, इसका है ना, मतलब हिंदी में पानी भी बोल सकते हैं, जल भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब तीनों चीजें जब भी यूज करें, उसका मतलब आप लोग ये समझना, डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर, ठीक है। अगर हमने वाटर बोला इसका मतलब वो ही है, नॉर्मल वाटर नहीं है, फोनाइट्स नहीं है। क्यों नहीं यूज करते हैं देखेंगे पिक्चर खत्म होने के बाद। बताएंगे ना, मतलब जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी। क्या किया भाई, एक 250 ml का बीकर लीजिए, स्टेप्स देख रहे हैं, लिखने की जरूरत है नहीं, बहुत क्रिस्टल क्लियर हो सर कौन गया आ है। रहे कट गया तो कंटिन्यू कर लो, फिर आएगा तो बता देना पड़ेगा। बीकर 250 ml का बीकर लेना है और उसमें 25 ml बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन डालना है, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है, आपको वो सोल्यूशन पहले से मिलता है, ठीक है, तो आपको सैम्पलिंग नहीं करनी होती। और ये जो सैंपल है, मतलब आपके पास स्टॉक सोल्यूशन पड़ा हुआ है, मतलब बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन पड़ा हुआ है, जिसकी स्ट्रेंथ आपको नहीं पता है, आपको सिर्फ ये पता है कि वो बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, जिससे आपको बेरियम का बेरियम सल्फेट के रूप में एस्टिमेशन करना है, ठीक है। तो आपने उसमें से 25 ml निकाला, क्या किया, सैंपल लिया, कितना, तो सैंपल लेने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को सैंपलिंग कहते हैं। हो गया एक स्टेप खत्म, इसमें छोटा सा स्टेप था, है ना, ठीक। अब दूसरा स्टेप क्या होता है बेटा, डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन के लिए अब आप इसी में क्या कीजिए, add 75 ml वाटर बोलने वाले थे मगर अब DW लिख दिया। DW समझ जाएंगे, है ना, दिस इज DW, है ना, या वाटर भी बोल देंगे। तो डाइल्यूट हो गया ना ये भाई, किसी सब्सटेंस में आपने पानी डाल दिया, ठीक है, फेर दिया, तो ये हो गया डाइल्यूट। दूसरी विधि, दूसरा स्टेप खत्म, ठीक है। डाइल्यूशन मतलब तनुकरण, तनुता, ठीक है। तो दो चीजें हो गई, 25 ml बेरियम क्लोराइड का सैंपल लीजिए, उसमें 75 ml डिस्टिल्ड वाटर डाल दीजिए, इज इट ओके? यस सर। नेक्स्ट उसको उठा करके रख दीजिए बुनसन बर्नर के ऊपर और हल्का सा गरम कर लीजिए। तीसरा स्टेप इजी है, विदाउट नहीं। हाँ, अब थोड़ा सा अब लंबी प्रक्रिया चलेगी, है ना। अब आपको प्रेसिपिटेशन के लिए चाहिए होगा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, ठीक है। हाँ, जो अवक्षेप बनाने के लिए जरूरी है, और वो होगा यहाँ पर सेमी नॉर्मल H2SO4, ठीक है। सोल्यूशन सेमी नॉर्मल मतलब कि 1/2 N या N/2, ठीक है, 1/2 N या N/2, और हाफ को बोलते हैं बेटा सेमी, क्या बोलते हैं, ठीक है।
तो आपको चाहिए होगा सेमी नॉर्मल H2SO4, जिसको कि हम 1/2 भी नॉर्मल भी बोलते हैं, या फिर N/2 H2SO4 भी बोलते हैं। ये बना हुआ मिल जाएगा आपको लैब में, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको क्या करना है, अब आपको इसको एक बॉइलिंग ट्यूब में लेना है, लगभग 10 ml। क्या क्या लेंगे 10 ml? सेमी नॉर्मल। सेमी नॉर्मल मतलब कितना नॉर्मल होगा वो? हाफ नॉर्मल, ठीक है, N/2 या 0.5 भी वही होगा ना, तीनों भाई घुमाते हैं लोग, ठीक है, तीनों चीजें पता होनी चाहिए, 0.5, 1/2, N/2 सभी की, ठीक है। ये ले लेना है और इसको भी ना हल्का गर्म कर लेंगे बेटा, हल्का, ठीक है। इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। ये हल्का सा गर्म करके पड़ा हुआ है आपके पास में। सेमी नॉर्मल H2SO4 को भी आपको ले लेना है हल्का सा गर्म करके। अब आपके पास इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गए हैं। ये आपका गर्म वाला बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, और ये जो गर्म करने की जो विधि होती है उसमें कुछ चीजें और रहती हैं, वो बताते चलते हैं आपको। क्या रहता है ये, और ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, वॉच ग्लास। समझते हैं ना, ऐसे ढक्कन जैसा होता है ट्रांसपेरेंट कांच का, और ग्लास रॉड भी समझते होंगे, कांच की, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे जैसे ही प्रिपरेशन मतलब चालू करेंगे, वैसे ही आपके बीकर में ग्लास रॉड लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है, और जो वॉच ग्लास है वो टेबल के ऊपर इस तरीके से पड़ी हुई होनी चाहिए, उल्टी, सीधी नहीं रखना, उल्टा। फिर उसको उठा करके जब काम नहीं है तो वो ढक देना है आपने, ठीक है। ऐसे ढक दिया आपने, ये बीकर की चोंच है यहाँ पर, ठीक, वॉच ग्लास लगा हुआ है, ये हो गया। अब ये वॉच ग्लास को आप थोड़ी देर के लिए हटा दो या रहने दो, H2SO4, सेमी नॉर्मल H2SO4 को बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालने की विधि ये होती है कि आप ग्लास रॉड को, जो कि पहले साइड में टिकी हुई है, उसको एक उंगली से ऐसे पकड़ें और ऐसे खींचें। देखो ये पकड़ के यहाँ पे आ गई बीच में, ठीक है। और जो सेमी नॉर्मल H2SO4 था, ये आपका है ना, उसको आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें डालना है, ठीक है। अब जैसे ही सेमी नॉर्मल H2SO4 को इसमें डालेंगे तो H2SO4 बेरियम क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करेगा। चलो लिखते हैं अभिक्रिया, BaCl2 प्लस H2SO4 क्या बनाएगा बेटा, BaSO4 प्लस HCl, ठीक है। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ऐसे, ठीक है। अब ये जो बेरियम सल्फेट जो रहता है ना, देखो ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये भी एक्वस सॉल्यूशन ही होगा, है ना। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये एक्वस सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट बना देता है। क्या बना देता है, प्रेसिपिटेट। मतलब बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल होता है। बेरियम सल्फेट क्या होता है, मतलब आपने एक सॉल्युबल पोर्शन को दूसरे सॉल्युबल पोर्शन के साथ जैसे मिलाया और कोई इनसॉल्युबल पोर्शन बना, वो ही प्रेसिपिटेट कहलाता है। पूछा जाता है अवक्षेप किसे कहते हैं। अवक्षेप क्या होता है, जब दो घुलनशील पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है और एक कोई अघुलनशील पदार्थ बन जाता है, यही अघुलनशील पदार्थ
अवक्षेप कहलाता है। When two soluble portions are being mixed and an insoluble portion is being formed, that insoluble portion is called precipitation. Is it okay? बेटा पूछता है ये, जैसे आप बोले प्रेसिपिटेशन, हाँ ऐसे बताओ प्रेसिपिटेट क्या होता है, नहीं पता, ऐसे नहीं होना है भाई, हाँ ठीक है। आपके टीचर आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक, वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपके आंसर में, है ना। ये तभी पता चलता है आपके टीचर पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, या अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, जब आप उत्तर देते हैं। जैसे आपने उत्तर नहीं दिया तो समझ लिया जाता है कि आप जीनियस हैं, आपका टीचर नकार है, ठीक है। तो प्लीज मेक मी फील प्राउड कि हमने आपको ये कभी पढ़ाया होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने H2SO4 डाला बेटा, यहाँ क्या होता है ना, व्हाइट कलर का अवक्षेप बनना प्रारंभ होगा। आई बात समझ में? विदाउट इतने में नहीं। फिर आपको क्या करना होता है, जैसे ही आपने डाला उसके बाद ग्लास रॉड क्यों लगी हुई है, उसको स्टिर करने के लिए, है ना, हिलाने के लिए। तो आप कांस्टेंट स्टिरिंग के साथ में उसको शेक करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, ताकि पूरा का पूरा H2SO4, मान लो यहाँ पे H2SO4 है, ये वाला बेरियम क्लोराइड के साथ में थोड़ी ना रिएक्ट करेगा, जब वो घूमेगा ये वाला बेरियम क्लोराइड H2SO4 के संपर्क में आएगा, तब पूरा का पूरा वो आई बात समझ में। धीरे धीरे आपको उसमें डालते जाना है H2SO4 और स्टिर करते जाना है, डालना है, स्टिर करना है, डालना है। इज इट ओके विदाउट? नेक्स्ट मान लेते हैं पूरा 10 ml लग गया, है ना, क्या कम भी लगा, तो क्या करते हैं, इसके बाद आप उसको लीव इट फॉर 10 मिनट, ठीक है। हाँ, अभी तो ये प्रेसिपिटेशन खत्म हो गया भाई, ये भी खत्म, ये हो गया था, ये हो गया था, ये वार्मिंग कर लिया था, फिर प्रेसिपिटेशन के लिए प्रेसिपिटेटिंग एजेंट बनाया, और जैसे ही डाला प्रेसिपिटेशन हो गया, तो आपका नेक्स्ट स्टेप खत्म। यहाँ पे इतना हो गया, हम हर चीज बताते चल रहे हैं ना कि कौन कौन सी स्टेप हो रही है, ठीक है, स्टेप्स कर रहे हैं। लीव इट फॉर 10 मिनट्स। व्हाट वुड बी यू सी कि जब 10 मिनट के लिए आप उसको रख देंगे तो आप देखेंगे कि जो अवक्षेप बना था पूरा का पूरा विलियन, जो कि सफेद हो गया था बेटा, वो थोड़ी देर के बाद ना उसका जो अवक्षेप होगा ना वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, पूरा सफेद सफेद नीचे तली में बैठा हुआ दिखेगा, और ऊपर का जो लिक्विड है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, सुपरनेटेंट लिक्विड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। और वो कैसे दिखेगा, फिर उसके बाद ऊपर ट्रांसपेरेंट, नीचे अवक्षेप। अरे बस समझ में। फिर क्या करना है, मगर अभी आपको ये देखना है कि क्या पूरा का पूरा अवक्षेपण हुआ है कि नहीं हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से आप उसमें थोड़ा सा सेमी नॉर्मल H2SO4 डालेंगे, है ना। बट एक चीज ध्यान रखना कि ये अवक्षेप नीचे में बैठा ही हुआ है बस, है ना, मतलब सोया हुआ है समझ लो, ठीक है। अब जैसे ही ग्लास रॉड को इधर उधर हिलाओगे वो जाग जाएगा, तो फिर ऊपर आ जाएगा, और फिर पूरा लिक्विड जो होता है वाइट दिख जाएगा, ठीक है। इसलिए बी वेरी केयरफुल, पुट दिस फिंगर ऑन द ग्लास रॉड, टेक दिस हियर वेरी स्लाइटली, है ना, उंगली यहाँ पर रखिए ग्लास रॉड के ऊपर, उसको ऐसे करके खींचिए हल्के से, तो बहुत डिस्टर्बेंस यहाँ पर नहीं होगा, मतलब लिक्विड डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यही प्रोसीजर फिर से अपनाना है आपने, बट बी वेरी केयरफुल दिस टाइम, है ना। यू हैव टू चेक वेदर द कंप्लीट प्रेसिपिटेशन हैज बीन डन और नॉट। आपको देखना है, आप टेबल के ऊपर जब ट्रांसपेरेंट लिक्विड को रखेंगे तो अपनी आंखों को इस जो लेयर है यहाँ पर आपको रखना है, ठीक है, मतलब आप बैठ जाइए आराम से इस तरीके से। अब यहाँ पर वो लिक्विड पड़ा हुआ है ना, आपकी फिंगर यहाँ पर है, आप उसमें H2SO4 एकदम एक ड्रॉप डालना है आपको। आप ड्रॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ड्रॉप डालने के। जैसे ही आप उस ड्रॉपर से जैसे यहाँ पर आप एक बूंद H2SO4 डालते हैं, तो दिस ड्रॉप वुड कम बाय दिस एंड हियर। जो ऊपर का जो सोल्यूशन है, अगर उसमें बेरियम क्लोराइड बचा होगा, मान लेते हैं
जिसका कंप्लीट प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ है ना। तो अगर इसमें बेरियम क्लोराइड बचा होगा तो जैसे ही H2SO4 यहाँ पर बेरियम क्लोराइड से टकराएगा तो ये रिएक्शन होगी, फिर बेरियम सल्फेट बनेगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, बनेगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे बेटा, अगर वो ड्रॉप में का कंप्लीट प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ है सॉल्यूशन का, तो जैसे ही वो ड्रॉप H2SO4 की यहाँ पे आएगी, यहाँ पे तुरंत ना व्हाइट अवक्षेप दिखने लग जाएगा, तुरंत। इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, है ना। फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन नहीं, एकदम फास्ट रिएक्शन होती है। इनऑर्गेनिक रिएक्शन जो होती है वो फास्ट होती है ना। ए में बी को मिला है, तुरंत सी बनता है ना, लंबी नहीं लगती है। जैसे यहाँ पे आएगा तुरंत व्हाइट अवक्षेप। तो आपको बहुत केयरफुल होना है, ऐसे सीध में आंख को लेकर के जाना और देखना है कि वो कंप्लीट प्रेसिपिटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। मोस्टली आप 10 ml डाल देते हैं तो कंप्लीट प्रेसिपिटेशन हो चुका होता है, ठीक है, मोस्टली, है ना। फिर भी चेक इट फॉर द कंप्लीट प्रेसिपिटेशन। और उसके बाद जब आपको लगा कि आप कंप्लीट प्रेसिपिटेशन हो गया है तो वापस उसका ढक्कन ढाक दीजिए, ठीक है। और अब हम लोग करेंगे डाइजेशन। क्या करेंगे? डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब वैसे तो अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन नहीं, अपचयन नहीं होता है। क्या होता है? पाचन होता है ना, पाचन होता है। तो पाचन का मतलब सरल भाषा में अगर आप बोले तो जो भोजन होता है उसको किसी दूसरे रूप में परिवर्तित करना, यही होता है ना, ठीक है। यहाँ पर भी ये जो प्रेसिपिटेट बना था, ये देखो कैसे बनता है, ये ड्रॉप्स के रूप में बनता है। कैसे? ड्रॉपलेट्स के रूप में बना प्रेसिपिटेट। एक बेरियम क्लोराइड का बेरियम एक H2SO4 के सल्फेट के साथ रिएक्ट किया है, एक ड्रॉप बनाया, फिर ड्रॉप बनाया, ड्रॉप बनाया, ड्रॉप बनाया, और जब वो नीचे बैठ जाते हैं तो एक साथ झूठ में इसलिए व्हाइट कलर का दिखने लग जाता है, ठीक है। अब इसके पार्टिकल के साइज को हमें बड़ा करना है। क्या करना है? इसके पार्टिकल का साइज को बड़ा। और बड़ा करने के लिए क्या होता है, जब वो एक साथ जब बहुत सारे पार्टिकल ऐसे होंगे और जब हम उनको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं तो ये सब आपस में गुच्छा बना लेते हैं, क्लम्प्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? क्लम्प्स या गुच्छे बना लेते हैं। और जब गुच्छा मतलब एक अकेले हम खड़े रहेंगे तो अलग से दिखेंगे, मगर 4 लोग ऐसे हाथ पकड़ के खड़े रहेंगे तो एक दीवार बन जाएगी, ऐसे होता है ना। तो वैसे अभी ये जो है वो सिंगल एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के रूप में है। आपको उसको जब गर्म करते हैं, क्या करते हैं उसको गर्म, और इसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए आपको गर्म करना होता है, ठीक है। कितना? 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इधर थोड़ा टाइम लगते जाएगा ना, क्योंकि बोल बता जल्दी रहे मगर आपको काम करना है, टाइम लगेगा वहाँ पर, ठीक है। 15 मिनट के लिए आपको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको गर्म करना है, ठीक है। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेरियम सल्फेट का जो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर होता है बहुत हाई होता है। अभी आपको दिखाई दे रहा है कितना होता है। खैर, ये जो प्रक्रिया होती है टू हीट this component onto Bunsen burner at 70 degree centigrade for 15 minutes. All this process is called the digestion process. क्या कहलाती है ये? डाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। इतना समझ में आया थोड़ा बहुत? किसी को कोई डाउट नहीं? और डाइजेशन होने के बाद वो जो पार्टिकल साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, जिससे कि हमें उसको छानने में आसानी होगी। क्या करेंगे? छानने में आसानी होगी, ठीक है। प्राची दिख रहे हैं भाई हम? यस सर। नहीं मतलब बोर्ड दिख रहा है? यस सर। ठीक। अगला स्टेप होता है फिल्टरेशन का। क्या होता है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन किससे करते हैं बेटा हम लोग? फिल्टर पेपर। किससे करते हैं? फिल्टर पेपर। ऑब्वियसली फिल्टर पेपर से करते हैं, बट यहाँ पर हम एक स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वॉटमैन फिल्टर पेपर। क्या कहते हैं? वॉटमैन। और उसमें भी फिल्टर पेपर के छन्नी जो होती है, छन्नी समझते हैं? छन्नी का जो पोर साइज जो होता है अलग अलग होता है ना, मतलब छेद जो होते हैं, किसी में छोटे छेद होते हैं, किसी में बड़े छेद होते हैं, उसको बोलते हैं पोर साइज। क्या बोलते हैं? पोर साइज। हिंदी वाले समझ रहे ना? पोर मतलब छिद्र, साइज मतलब आकार। तो छिद्र का आकार बड़ा छोटा ऐसा होता है। तो उसी के आधार पर वॉटमैन फिल्टर पेपर को अलग अलग कैटेगरीज में नाम किया गया है। वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1 से लेकर के
2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 40 यूज करते हैं। ठीक है, हम जो वॉटमैन फिल्टर पेपर यूज करेंगे फॉर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 40, ऐसे उसका नंबर होता है। ठीक है, फॉर ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन इट इज यूज्ड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब वॉटमैन फिल्टर पेपर से आपने क्या बनाना है, फिल्टर बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एक फनल लेंगे और फनल के ऊपर फिल्टर पेपर को रखना है। तो फिल्टर पेपर कैसे बनाया जाता है सिखाया था आपको, पहले उसको आधा मोड़ना है, फिर उसको बाद उसको एक बार और मोड़ना है, तो ट्रायंगल बन गया। 3 परतों को एक साइड, एक परत को एक साइड, तो एक कोन बन जाता है ना। उस कोन को उठा के पटक दो इसमें। ठीक है, और इसको रख लेना है एक ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर, है ना। ट्राइपॉड स्टैंड समझते हो, जैसे 3 खंड होते हैं, 3 सीट पर, उस पे इसको लगा देना, नीचे में रख देना आप क्या बोलते हैं, कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क लगा देना, यहाँ पे ये लगा दिया। और पहले वो सूखा रहेगा ना तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो पहले इसमें फिल्टर पेपर को डालना और इसको वाटर से रिंस कर देना। किससे रिंस करोगे, वाटर से। कौन से, डिस्टिल्ड वाटर। जब भी वाटर मतलब यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर, चाहे धोने के लिए क्यों ना, किससे धोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें डाल करके इसको ट्रांसफर कर देना। ठीक है, ट्रांसफर करने की एक विधि होती है कि पहले इसको बिना हिलाए, जो डाइजेशन जब हो गया उसके बाद ठंडा करना है भाई थोड़ा सा, है ना। 15 मिनट के लिए उसको गर्म करोगे, फिर 15 मिनट उसको ठंडा करना है, फिर ठंडा हो जाने के बाद उसको छान लेना है हम लोगों ने। ठीक है, छानने की प्रक्रिया ये होती है कि पहले आप पूरे सुपरनेटेंट लिक्विड को डिकैंट कर लो, है ना। डिकेंटेशन सुना होगा इंग्लिश में, डिकेंटेशन मतलब हिंदी में बोलते हैं निथारना। निथारना सुना है, जैसे चावल धोते हैं घर में भगोने में, है ना, गंजी में, है ना, चावल धो लेते हैं, तो फिर उसको क्या करते हैं, हल्के से ऐसे तिरछा करते हैं, तो पानी पानी क्या बोलते हैं इसको, निथारना। ठीक है, हाँ ऐसे नहीं होता तो ये कुछ और करता है, बताओ हम लोग ऐसे होता है ना, गुड, हमारे यहाँ ऐसे ही करते हैं, लाइट बंद कर देते हैं भाई। हम दिख रहे हैं, हाँ? हमारा दिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये दिखना चाहिए, दिख रहा है, हाँ गुड। चलिए, वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 40 यहाँ पे लगा दिया आपने, और उसके बाद उसको पहले डिकैंट करेंगे बेटा, निखारेंगे। निखारने के लिए इसलिए जरूरी होता है कि जैसे चाय है ना, चाय छानते हैं हम लोग, तो चाय छानते हैं अगर ऐसे हिला करके चाय को छानेंगे तो क्या होगा, पूरी की पूरी चाय छन्नी जो होगी चाय पत्तियों से गिर जाएगी। उसके बाद जब हम चाय छानेंगे तो धीरे 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 छनती है चाय, ऐसे होता है ना जी। तो उसको अवॉइड करने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी छनने की प्रोसेस हो जाए, इसलिए क्या करना, पहले पानी को पूरा निकाल लेना जी। जब थोड़ा सा पानी नीचे में बचा इतना है ना, तो इसको इतना तक कर लो, ठीक है जी। पूरा का पूरा पानी मतलब चाय नीचे गिर गई, ठीक है। अब उसके बाद इसको अच्छे से शेक करो इसी से, और उसको फिर डाल दो इसमें, ठीक है। छानने की प्रक्रिया ये होती है कि बेटा जब भी फिल्टर पेपर आप यूज करें तो फिल्टर पेपर का 2/3 भाग से ज्यादा ऊपर नहीं आना चाहिए कोई भी सोल्यूशन, है ना। मतलब अगर ये फिल्टर पेपर है तो यहाँ से ज्यादा आपको उसमें लिक्विड लबालब भर देते हैं भाई, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक। थोड़ा धीरे पेशेंस रखो, एक्सपेरिमेंट है ना, धीरे धीरे करो, आराम से। 8 घंटे तो काम करना है, क्या दिक्कत है, खा पी के आना, ठीक है। सुबह आराम से 8 बजे से शुरू होगा प्रैक्टिकल, शाम को 4 बजे तक चलेगा, ठीक है। आराम से खा पी के आना, टिफिन लेकर के आ जाना, अपने लिए भी हमारे लिए भी, ठीक है। पहली बार में क्या करेंगे, सिर्फ निखारेंगे बेटा, और फिर उसको एकदम से शेक करना है जो बचा हुआ है उसको, और फिर डाल देना है इसमें।
आई बात समझ में? अब सोचो इसका पूरा का पूरा लिक्विड और प्रेसिपिटेट इसमें ट्रांसफर नहीं अभी नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसे जरूरी नहीं है कि एक बार डाले और पूरा का पूरा चला गया, है ना? तो कुछ बच जाता है। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस चल रही है। कौन सी प्रोसेस चल रही है? फिल्ट्रेशन स्टेप्स चल रहे हैं ना, फिल्ट्रेशन की स्टेप चल रही है। उसके बाद फिर एक और स्टेप होती है वॉशिंग की प्रोसेस जो होती है, इसमें कुछ भी चीज बचा ना हो, और दूसरा इसमें जो प्रेसिपिटेट आ गया है इसको भी वॉश करना है, धोना है। अरे बस समझिए, ये दोनों प्रोसेस मिला करके एक साथ वॉशिंग प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वॉशिंग। नेक्स्ट, तो क्या करते हैं बेटा, जब ये इसको आपने पूरा ट्रांसफर कर दिया वहां पर, ठीक है, तो वॉशिंग के लिए आप यूज करेंगे हॉट वाटर। क्या यूज करेंगे? कौन सा वाटर? कौन सा वाला वाटर? डिस्टिल्ड वाटर को पहले गर्म करेंगे, हॉट डिस्टिल्ड वाटर। हाँ, ये ठीक है, गुड। वाटर से आपको देखो बेटा, अब की प्रक्रिया समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब हम ये एनालिसिस करेंगे, हमने आपको बताया हमें वेइंग करनी है। क्या करनी है? वेइंग जो हम लोग करते हैं, ये जिस बैलेंस में करते हैं, है ना, जिस तुला में करते हैं, उस तुला का नाम होता है एनालिटिकल बैलेंस। क्या होता है उसका नाम? ठीक है। और एनालिटिकल बैलेंस को एनालिटिकल बैलेंस क्यों करते हैं, कहते हैं क्योंकि हम लोग उसमें वो चीजें तौलते हैं जो कि हम लोग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से का काम करना है, हम लोग को तौलना है। ठीक है। और इसी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसका इस्तेमाल करने का एक अच्छा पॉइंट ये होता है कि वो दशमलव के बाद 1, 2, 3 और चौथे अंक तक सही मान बताता है। ठीक है। जो सुनार लोगों के यहाँ पे जो बैलेंस यूज किया जाता है ना, मतलब कितना कीमती होता है, सोना कीमती होता है, इसलिए वो उस बैलेंस में यूज करते हैं जहाँ पर डेसिमल के बाद 0.000x तक एक्यूरेट रिजल्ट दे। आ रही बात समझ में? तो सोचिए, अगर हम इसमें काम कर रहे हैं, इसका मतलब हम जो बना रहे हैं और जो वेइंग कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि हम चौथे अंक तक के सही रिजल्ट प्राप्त करना है हम लोगों को। चौथे अंक तक सही रिजल्ट प्राप्त करना है, मतलब अगर एक तिनका भी उसमें चला गया, तिनका, है ना, तो उसका वेट कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा। अरे बस समझिए। ठीक है। तो आपको बहुत केयरफुल होना है कि कोई भी इम्प्योरिटी उसमें ना हो। ठीक है। डिस्टिल वाटर क्यों यूज करते हैं और नॉर्मल वाटर क्यों यूज नहीं करते, वो भी बताएंगे थोड़ी देर में। उसका भी कारण यही होता है। फिलहाल हॉट वाटर से आपको क्या करना है, इसको पहले एक बार रिंस कर लेना है। क्या करना है? रिंस, हिंदी में बोलते हैं खंगालना। ठीक है। खंगालते हैं ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे फेंक देते हैं, खंगाल लो उसको, थोड़ा बोलते हैं रिंस कर लेना। तो डिस्टिल वाटर, हॉट डिस्टिल वाटर से इसको रिंस करना है, इसी में डाल देना है। ठीक है। और फिर ये हो सकता है भर जाए, फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नीचे वाला काम करने हम ऊपर करेंगे, आप लोग मत फेंकना, है ना, आप लोग को नीचे वाला भी काम आएगा अपने साथ में। हाँ, क्योंकि आप लोगों को ग्रेविमेट्रिक प्लस है ना वॉल्यूमेट्रिक दोनों करना है, तो नीचे वाले में वॉल्यूमेट्रिक करोगे, प्लीज मत फेंकना। ठीक। तो हाँ, हॉट डिस्टिल वाटर से इसको धो दिया। ठीक है। अब एक और नया ग्लासवेयर इंट्रोड्यूस होता है यहाँ पर, जो कि दिखता है ग्लास रॉड के जैसा। किसके जैसा? ग्लास रॉड। मगर उसके सामने में जो टिप होती है, वहां पर एक रबर ट्यूब लगी होती है। क्या लगी होती है? रबर ट्यूब। और इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को एक साथ बोलते हैं पॉलिशमैन। क्या बोलते हैं? पॉलिशमैन रॉड। पूरा पॉलिशमैन रॉड। क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं पॉलिशमैन रॉड? एक ग्लास रॉड होती है जिसमें उसकी टिप पर छोटा सा रबर का लगा होता है, रबर ट्यूब का। ठीक है।
तो अब वो ग्लास रॉड नहीं रह गई, अब वो बन गई पुलिसमैन। अब उसको पुलिसमैन क्यों बोलते हैं? पुलिसमैन। इसके बाद जब ग्लास रॉड को धो लोगे तो ग्लास रॉड को पुलिसमैन के ये वाले हिस्से से जिसमें कि रबर लगा हुआ है अच्छे से घिसना है आपको, ठीक है। फिर गर्म डिस्टिल वाटर से उसको धोना है जो कि यहीं पे जाएगा, और आपका ग्लास रॉड धुल गई उसको बाहर रख दो, ठीक है। अब पुलिसमैन इसी के अंदर रहेगा। अब पुलिसमैन से आप चारों तरफ जो इसका जो ग्लास रबर वाला हिस्सा है उससे आपको अच्छे से धोना है, फिर गर्म पानी डालना है और इसको इसमें ट्रांसफर करना है। आ रही बात समझ में? यस। ठीक है। फिर पॉलिशमेन से इसको धोना है, फिर ट्रांसफर करना है, तब तक के जब तक कि आपको लगे कि कोई भी कण यहाँ पर ना बचा हुआ हो। जैसे एक कण यहाँ पे बचा हुआ रहेगा तो ये गलत रिजल्ट देगा, मतलब यहाँ पर रिजल्ट आपका सही नहीं आएगा, 4th डिजिट तक की गलत आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना एक्यूरेटली इस पे काम करना है। ये भूल गया, हटा दो। अब यहाँ पे आ जाओ। वॉशिंग की प्रक्रिया बेसिकली कही जाती है जो फिल्टर पेपर में जो रेसिड्यू बचा रहता है उसमें उसको धोना वॉशिंग के बाद, ठीक है। इसके ऊपर पॉलिशमेंट रॉड को रखना और उसको भी डिस्टिल वाटर, गर्म डिस्टिल वाटर से अच्छे से रिंस कर देना ताकि पॉलिशमेंट रॉड के ऊपर भी कोई भी इम्प्योरिटी रेसिड्यू ना बचा रहे। अभी पूरी चीज धुल गई, अब ग्लास रॉड का काम खत्म हो गया, पॉलिशमेंट रॉड का खत्म हो गया, ठीक है। या धोते टाइम तक आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें आप यूज कर सकते हैं पॉलिशमेंट रॉड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो नीचे जो केमिकल बचा था, लिक्विड जो था, है ना, उसको आप फेंक दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर से इसको लगाना है और आपको यहाँ पर फिर से पानी, गर्म पानी को नीचे ट्रांसफर होने देना, ठीक है। अब जब आप इसको यहाँ से फेंक दिए तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी HCl या H2SO4 वाला कंटेंट नहीं बचा है कि नहीं। अब इसमें से पानी आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अब जो नीचे जो पानी रहता है इसमें आपको क्लोराइड का और सल्फेट का टेस्ट लगा के देखना है, टेस्ट करना है इस पानी में कि कहीं क्लोराइड तो है नहीं बचा उसमें, कहीं सल्फेट तो नहीं बचा उसमें, ठीक है। और जब तक कि उसका पॉजिटिव रिजल्ट आते रहे इस पानी में, है ना, एक बार पानी का टेस्ट किया, क्लोराइड और सल्फेट का टेस्ट किया, फेंक दो, फिर पानी डालो, फिर इसमें क्लोराइड सल्फेट का टेस्ट करो, फिर फेंक दो, जब तक कि नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपको टेस्ट करना है, ठीक हो गया, समझ में आ गया। कहाँ तक पहुंच गए हम लोग? फिल्ट्रेशन हो गया, वॉशिंग हो गई, ये वॉशिंग की प्रक्रिया चल रही है, वॉशिंग हो गई। अब बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है, जो आपका फनल होता है उसके ऊपर एक कागज लपेट दीजिए, ठीक है, ऊपर में हल्के से छेद कर दीजिए और इसको उठा करके अवन में रख दीजिए, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अवन को चालू करना है 10 मिनट के लिए, और वो 10 मिनट के बाद वो हो जाएगा रेडी, ड्राई हो जाएगा, ठीक है। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? सुखाने की प्रक्रिया। हम लोग क्या करते हैं, जब 2 दिन का प्रैक्टिकल होता है तो यही करते हैं कि उसको अवन में ले जाके रख देते हैं, अवन को चालू नहीं करते हैं, दूसरे दिन ओवरनाइट छोड़ देते हैं उसको, रात भर छोड़ दो, अगले दिन आकर के प्रैक्टिकल करो तो रात भर में वो सूख जाता है, फिर भी नहीं सूखा तो ओवन चालू कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, ड्राइंग तक हो गया भाई, ठीक है। अब होती है नेक्स्ट प्रोसेस, इग्निशन प्रोसेस। क्या होती है? इग्निशन। इग्निशन को हिंदी में बोलते हैं, हाँ, जलाना। क्या? जलाना। हाँ, ठीक है, वो तो हम करते ही रहते हैं है कि नहीं, तो जलते रहते हैं हम लोगों से, हाँ, ठीक है। तो हम लोगों को हमें नहीं जलाना है, इसको जलाना है, ठीक है, लोगों को नहीं जलाना है, इस पदार्थ को जलाना है आपको, ठीक है। पदार्थ को जलाने का क्या तात्पर्य है? सीधे सीधे तौल सकते थे, फिर क्यों नहीं तौला? पदार्थ कैसे तौलते हैं? उसमें से फिल्टर पेपर में से जब बेरियम सल्फेट निकालोगे तो कुछ फिल्टर पेपर में तो बच जाएगा ना, इसलिए पूरा का पूरा बेरियम सल्फेट नहीं निकलता है, इसलिए हम उसको ऐसे ही नहीं तौलते, पहले उसको जलाओ। जलाने की 2 विधियां, पहला इलेक्ट्रिक बर्नर और दूसरा कन्वेंशनल मेथड, मतलब बुनसन बर्नर।
ठीक है। अब एक और लंबी स्टेप हो जाती है। इसको करने के लिए आपको एक छोटी सी कटोरी की जरूरत पड़ती है, सफेद कलर की, सिलिका की या कांच की होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, नहीं रे, क्रूसिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रूसिबल। बोलो। ये सिलिका की बनी होती है। किसकी? कांच की भी होती है, बोलो। सिलिकेट ग्लास की बनी होती है। इसकी रेजिस्टेंट कैपेसिटी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। कितनी होती है? ठीक है, मतलब अगर आप 1000 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर दोगे तो उसको कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होता, जल्दी नहीं होगा, है ना। मगर उसके अंदर रखा हुआ पदार्थ, आई बात समझ में? इसको एक इलेक्ट्रिक बर्नर होता है जो कि हमारे महाविद्यालय में अभी फिलहाल उपलब्ध। तो उसमें ये होता है, इलेक्ट्रिक बर्नर को चालू कर दो और उसमें एक ऐसे सांचा बना हुआ रहता है, ऐसे कटोरी के लिए। आप वहां पर क्रूसिबल को रख दो, ठीक है, और वो अपने आप जलना चालू हो जाएगा। आपको अलग से उसमें आग देने की जरूरत नहीं। बट हमारे यहाँ पे है नहीं, तो हम लोग कन्वेंशनल मेथड में जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग किससे करेंगे? बुनसन बर्नर, जो हमारे पास बर्नर लगा होता है ना, उससे। अब ध्यान रखो, सुनो। इग्निशन के बाद हम लोगों को एज ट्रीटमेंट और वेइंग करना है। वेइंग की प्रक्रिया सुनो पहले, कि वेइंग 3 बार कम से कम की जाती है। क्या करना है हम लोगों को? वेइंग। और ये सब्ट्रैक्टिव मेथड से करनी होती है। किससे करनी होती है? किस मेथड से? ठीक है, सब्ट्रैक्टिव मेथड क्या होता है? पहले आपको वेट ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल लेना होता है। क्या लेना होता है? वेट ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल। तो जो आपको क्रूसिबल मिलेगा, बोलो क्रूसिबल, बोलो एक बार क्रूसिबल, और बोलो क्रूसिबल, और बोलो क्रूसिबल। हाँ, शक्कर का सा नहीं, सरुता का। क्रूसिबल बोलो, क्रूसिबल। अरे शाह नहीं, सर, क्रूसिबल। इस क्रूसिबल को पहले आपको गर्म करना होता है, रेड हॉट होते हुए एकदम गर्म कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक और इंस्ट्रूमेंट मिलता है जो कि ऐसे टाइप का दिखता है। ठीक है, ये ढक्कन है, इसको बोलते हैं डेसिकेटर। डेसिकेटर। क्या बोलते हैं? डेसिकेटर। ये सब नई नई चीजें हैं। ठीक है, कांच का बना हुआ एक कुकर नुमा पात्र होता है, जो कि ऐसे पात्र होता है और ऊपर से उसका जो ढक्कन होता है वो खुल सकता है, जो कि ग्रीस लगी हुई होती है इसके ढक्कन में। जब आप उसको ऐसे साइड से पुश करते हैं तो उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाती है। क्या हो जाती है? आप उसके सिर्फ ढक्कन को पकड़ के उठाओगे ना तो पूरा का पूरा पात्र उठ जाएगा, वैक्यूम क्रिएट होगी। ठीक है, जैसे ढक्कन को खोलना होता है तो ऐसे उठाने से नहीं खुलेगा ढक्कन, वापस ऐसे स्लाइड करना होता है ना, करके दिखाएंगे हम लोग अपनी क्लास में जब भी होगा तो। ठीक है, तो ये डेसिकेटर होता है। डेसिकेटर में यहाँ पर कुछ ऐसे 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 जगह बनी हुई होती है जहां पर आपको उसको क्रूसिबल को रखना होता है। ठीक है, आप उसको क्रूसिबल को रक्त तप्त होते हुए गर्म करना है, फिर उसको क्रूसिबल में डाल के ठंडा करना है, फिर उसको तौलना है। किसमें तौलना है? एनालिटिकल बैलेंस। उसका वेट पता चल जाएगा आपको। फिर गर्म करना है, ठंडा करना है और तौलना है, फिर गर्म करना है, ठंडा करना है और तौलना है। तब तक करना है जब तक कि क्रूसिबल का एक कांस्टेंट वेट ना पता चल जाए। और ये जो कांस्टेंट वेट है इसको कहा जाता है क्रूसिबल कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? क्रूसिबल कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है? क्रूसिबल को रेड हॉट होते तक के गर्म करना है, ठंडा करना है, तौलना है, फिर गर्म करना है, ठंडा करना है, फिर तौलना है, तब तक जब तक कि उसकी 2 रीडिंग्स कांस्टेंट। और इस प्रक्रिया से जो वेट निकलता है उस वेट को कहा जाता है क्रूसिबल कांस्टेंट। आई बात समझ में? ये क्रूसिबल कांस्टेंट निकलने के बाद आपके पास क्रूसिबल का वेट आ गया।
किसका वेट आ गया। अब जो ये ड्राई हुआ हमारा पड़ा हुआ है ना, सब्सटेंस बेरियम सल्फेट है ना, उसको वहां से निकालना है, ओवन से कपड़ा हटा सॉरी कागज हटाना है और उसको मोड़ना है, पुड़िया बनानी है उसकी। क्या बनानी है, पुड़िया। अच्छे से मोड़ लेना है और उसको डाल देना है क्रूसिबल में। क्या करना है, उसको क्रूसिबल में डाल देना है और उसको बुनसन बर्नर में रख करके जला देना है। ये ट्राइपॉड स्टैंड है, नीचे में बर्नर लगा हुआ है ऐसा है ना। अब यहाँ पे आपको क्रूसिबल को डायरेक्ट फ्लेम में रख करके जलाना है, ठीक है। आपको अलग से ऊपर से फ्लेम डालने की जरूरत नहीं है। ये जैसे क्रूसिबल गर्म होगा ऑटोमेटिकली उसमें आग लग जाएगी अंदर, ठीक है। चाहे तो आप इसी बुनसन बर्नर को ऐसे ऊपर कर करके उसमें आग लगा सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। अच्छा आप ये बताओ कि हमने वाटरमैन फिल्टर पेपर यूज क्यों किया, नॉर्मल फिल्टर पेपर यूज क्यों नहीं किया। क्योंकि ये जो वाटरमैन फिल्टर पेपर होता है ये एशलेस होता है। पहले तो ये बताते हैं कि ये बनाता है प्योरली ऑर्गेनिक होता है। क्या होता है, प्योरली ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक होने के कारण इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये एशलेस होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक का क्या मतलब, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नथिंग, कोई उसके अलावा, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसके अलावा कुछ नहीं। तो जैसे ही आप उसको जलाएंगे है ना, जलाने की प्रक्रिया में क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है। जलाना इज व्हाट रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड जलाना, इग्निशन है ना, कंबशन या दहन का मतलब समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, केमिस्ट्री में होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जो होती है वही दहन है, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर दो, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा, H2O उड़ जाएगा, ऑक्सीजन उड़ जाएगा, क्या बचा, है ना। ये तब जबकि ऑर्गेनिक है। मगर जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है वो ऑर्गेनिक, कंप्लीटली ऑर्गेनिक नहीं होता, उसमें कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब मेटल्स है ना, कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं। तो अगर उसमें कार्बन प्रेजेंट है उड़ जाएगा, हाइड्रोजन उड़ जाएगा, ऑक्सीजन उड़ जाएगा, मगर मैग्नीशियम नहीं, वो कहीं ना कहीं बच जाएगा। तो जब जलाते हैं हम इसको फिल्टर पेपर को साथ में, तो क्या होता है, फिल्टर पेपर का भार इसमें नहीं आता है। किसका वेट आएगा सिर्फ, किसका, हाँ बेरियम सल्फेट का, किसका, तो हमें तो बेरियम सल्फेट ही देखना था, तो बेरियम सल्फेट का भार यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है। इसीलिए वाटरमैन फिल्टर पेपर क्योंकि वो प्योरली ऑर्गेनिक होता है और एसिडलेस, कोई भी राख उससे नहीं। आई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, इसको रेड हॉट होने तक के गर्म करना है, तब तक गर्म करना है जब तक कि क्रूसिबल के अंदर पूरा का पूरा व्हाइट ऐश न बच जाए। आई बात समझ में। ये प्रोसेस हो गई आपकी इग्निशन, कौन सी हो गई, इग्निशन तक पहुंच गए। अब बेसिकली क्या होता है बेटा कि जब हम बुनसन के साथ में जलाते हैं तो टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं हो पाता है जितना कि उसको होना चाहिए, है ना। जबकि इलेक्ट्रिक बर्नर में 700 से 800 डिग्री तक का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, यहाँ पर 700-800 डिग्री तक के नहीं पहुंच पाते। उससे क्या होता है कि कुछ कार्बन जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अगर कुछ नाइट्रोजन है उसमें, नाइट्रोजन भी चूंकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है बट वो प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अगर वो भी है तो वो नाइट्रिक एसिड्स या फिर नाइट्रेट्स के रूप में वहां पर प्रेजेंट हो सकता है। कब, जब हम लोग ये वाला बर्निंग करते हैं, बुनसन बर्नर से जलाते हैं, तो क्या करना होता है आपको यहाँ पर, इसके बाद करना होता है ऐश ट्रीटमेंट। मतलब जब वो पूरा का पूरा राख बच गई उसमें आपको डालना होता है 2 ml या 2 बूंद कॉन्सेंट्रेटेड HCl।
क्या डालना होता है? 2 बूंद कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालना होता है और उसको फिर से रेड हॉट होते तक के गर्म करना है और फिर ठंडा होना है। ठीक है, ये प्रक्रिया जो होती है, जो नाइट्रेट्स जो होते हैं उसको सरल रूप में तोड़ता है और ऐसे रूप में तोड़ देता है कि वो अपने इवेपरेबल वोलेटाइल फॉर्म में आ जाए और सब इवेपरेट होगा। तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ बेरियम सल्फेट बचता है। अरे बस समझ में। और इस तरीके से जब आप वेइंग इग्निशन कर लेते हैं और एश ट्रीटमेंट कर लेते हैं, उसके बाद जो आपके पास एश बचता है क्रूसिबल में, उसको ठंडा कर लीजिए। कहाँ पे ठंडा करेंगे? डेसिकेटर का ही यूज करना है आपने ठंडा करने के लिए, नीचे नहीं रखना, क्योंकि पता चलो गर्म है, नीचे रख दिए टेबल के ऊपर, ये देखो चौक पड़ा हुआ है, चौक लग गया उसमें, फिर चौक का वेट आ जाएगा, इसलिए उसको उठा करके डेसिकेटर में ही रखना है बार बार। ठीक है, इस क्रूसिबल को पकड़ने के लिए आपके पास में एक और इंस्ट्रूमेंट होता है, चिमटा बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको टोंग। क्या कहते हैं? टोंग कहते हैं उसको। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसको चिमटा। ठीक, ऐसे रहता है बेटा, है ना, ऐसे उसमें सामने से चोंच रहती है उसकी। तो कभी भी टोंग को रखने की विधि होती है, आप यूज हमेशा तो हाथ में नहीं पकड़े रहोगे, ऐसे पकड़े, उसके बाद जब भी रखना है तो उसको ऐसे रखना है। कैसे रखना है? ऐसे, ताकि उसकी चोंच ऊपर में रहे। अगर ऐसे रखोगे तो हो सकता है कि उस टोंग के अंदर कुछ पार्टिकल्स आ जाए, फिर जब आप उससे उसको पकड़ोगे तो वो पार्टिकल उसके अंदर चला जाए। इतना केयरफुली ये काम करना है ग्रेविमेट्री का। ठीक है, तब तो आपको दशमलव के बाद 4 अंक तक के एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। आई बस इसमें। ठीक, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आपकी सारी प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो क्रूसिबल और क्रूसिबल के साथ में पड़ा हुआ बेरियम सल्फेट दोनों को एक साथ तोड़ दो। ठीक है, तो जो दूसरा रेट होता है वो होता है क्रूसिबल प्लस बेरियम सल्फेट। क्रूसिबल प्लस बेरियम सल्फेट में से क्रूसिबल कांस्टेंट को माइनस कर देना। ठीक है, तो क्या बच जाएगा? सिर्फ बेरियम सल्फेट का वेट पता चल जाएगा, जिससे आप पता लगा लेंगे कि दिए गए बेरियम क्लोराइड के विलयन में इतना ग्राम बेरियम सल्फेट उपस्थित। इज इट ओके? ठीक, विदाउट परेशानी, तकलीफ, समस्या, कष्ट, शंका और कुछ नहीं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं वो प्रैक्टिकल करके समझ में आएंगी। ठीक, किसी को कोई परेशानी नहीं? जल्दी से रिकैप ले लेते हैं एक बार, है ना। चलिए, सबसे पहला स्टेप होता है सैंपलिंग। 25 ml बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है, 75 ml डिस्टिल्ड वाटर डालना है, फिर उसको गर्म कर लेना है। ठीक है, एक बॉइलिंग ट्यूब में आपको 10 ml सेमी नॉर्मल H2SO4 लेना है, उसको भी गर्म कर देना है। ठीक है, ग्लास रॉड की सहायता से धीरे धीरे आपको H2SO4 डालना है और शेक करते जाना है, प्रेसिपिटेशन हो गया। ठीक है, प्रेसिपिटेशन के बाद थोड़ी देर के लिए रख लेना है, फिर देखना है कि उसमें कंप्लीट प्रेसिपिटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर उसके बाद 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए उसको रख देना है। ये प्रोसेस कहलाती है डाइजेशन। क्या कहलाती है? डाइजेशन। डाइजेशन के बाद उसको ठंडा कर लेना है और उसके बाद फिल्टर पेपर, वाटर फिल्टर पेपर तैयार कर लेना है आपको और उसको छानना है। ठीक है, छानने के बाद आपको पुलिसमैन रॉड से उसको अच्छे से धोना है। धो लेने के बाद उसमें टेस्ट करना है कि क्लोराइड और सल्फेट की इम्प्योरिटीज तो नहीं बची। जब तक बचेंगी तब तक आपको डिस्टिल वाटर, गर्म डिस्टिल वाटर से उसको धोते रहना है। ठीक है, जब नेगेटिव रिजल्ट आया तब फिर आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, ड्राइंग करने के लिए छोड़ दीजिए, है ना। फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है, वॉशिंग हो गई। इसके बाद उसको ड्राई करने के लिए आप ओवन में रख देते हैं। दूसरे दिन आते हैं, ओवन से निकालते हैं और पहले क्रूसिबल को तौल लेते हैं, गर्म करके ठंडा करके तौल लेना है 3 बार या ज़्यादा बार, जब तक कि 2 कांस्टेंट रीडिंग ना आए, जिसको कि हम लोग क्रूसिबल कांस्टेंट कहते हैं। क्रूसिबल कांस्टेंट निकल गया, उसके बाद हम निकालते हैं, उसको जलाते हैं, पुड़िया बना करके क्रूसिबल में डाल देते हैं, हीट करते हैं, जल जाता है। जो ऐश बचती है उसमें 2 ml HCl डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड और फिर से गर्म करते हैं। ठीक है, फिर से ऐश बच जाती है, ये कहलाती है ऐश ट्रीटमेंट। और ऐश ट्रीटमेंट के बाद आप उसको तौल देते हैं। इतना कुछ समझ में आया? विदाउट, प्रक्रिया एकदम सिंपल होती है। रिएक्शन यही होती है, बेरियम क्लोराइड में H2SO4 डाला, बेरियम सल्फेट बन गया, बस अरे बस विदाउट। ठीक, तो आज के लिए बस
मिलते हैं अगली क्लास में, टेक गुड केयर।